हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉप 20 क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से हमारा वीडियो नंबर ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, जो कि LPCVT2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? ठीक है, तो ये फिगर है, कौन सा फिगर है जिसमें कि एक समान गति का सही निरूपण करता है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला ग्राफ है, ये आपका क्या हो जाएगा, दूरी और समय का अगर सीधा लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका एक समान गति का निरूपण करेगा ये वाला ग्राफ। क्लियर है? सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, इस पर सदैव बल कार्य करता है। ठीक है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहता है, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। तो ये संभव नहीं है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सी नंबर हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, ठीक है, वेग समरूप कब कहा जाएगा? जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, या वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है? जब क्या होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, जब वेग का मान और दिशा क्या हो, दोनों नियत हो, तब वेग पिंड का वेग क्या कहा जाएगा, समरूप कहा जाता है। ठीक है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, या कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, ठीक है, या कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ठीक है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन नियत त्वरण से, ठीक है, तो कार का वेग क्या हो जाएगा, निरंतर बदल रहा है। ठीक है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और चाल, वेग और चाल, दूरी और विस्थापन, विस्थापन और वेग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूरी और विस्थापन। ठीक है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन। उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। ठीक है, उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। फ्यूज सभी भवनों के विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं। ठीक है, करंट की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगाने पर वह उड़ जाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा कथन नहीं हो जाएगा, करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, कथन सही नहीं है। ठीक है, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो कौन सा हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। ठीक है, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा है, स्थिर वैद्युत बल।
जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो आवेशित वस्तुओं के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। आकर्षित कर सकती है, प्रतिकर्षित कर सकती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है, किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो आवेशित वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, चयन करें। तो क्या हो जाएगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। ठीक है, आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि इस बात पर कि निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो 1/5 ओम या 10 ओम या 5 ओम या 1 ओम, तो कितना हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, तो 5 प्रतिरोधकों को जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सीरीज में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, समान अर्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो A/2 या 3A/2 या 2A या 3A, तो क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, लंबाई L है तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, समान पदार्थ किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई क्या है, 2L है तथा प्रतिरोध क्या है आपका, R है, तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि अखबार की परतों के बीच घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है। अखबार के परतों के बीच ऊष्मा हवा अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। अखबार ऊष्मा का सुचालक होता है। अखबार का तापमान आसपास के तापमान से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तो एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया। इसमें उन्हें खुद को गर्म रखने की में मदद मिली, क्योंकि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। उच्च ताप और निम्न दाब में, उच्च ताप और उच्च दाब में, निम्न ताप और उच्च दाब में, निम्न ताप एवं निम्न दाब में। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ का नियम कब चालू होगा, निम्न ताप तथा निम्न दाब में। ठीक है, तो बॉयल का नियम का पालन अच्छी तरह से कब होता है, जब क्या होगा, निम्न ताप होगा, निम्न दाब होगा। 15 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार का आंतरिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और बाह्य तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। दीवार के प्रति वर्ग मीटर ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी होगी, जब उसमें चालकता कितना है, 0.81 जूल पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा हमारा, एक्स मोटाई कितना है उसका, 15 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। और दोनों के बीच का अंतर, तापमान का अंतर कितना है, 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दीवार के प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। तो क्यू बाय टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाय टी इक्वल टू क्या होता है, के ए डी थीटा बाय डी एक्स। तो के आपका क्या हो गया, 0.81। ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा और डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा, यानी डी थीटा क्या हो जाएगा, ऊष्मा में अंतर, और डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, दीवार की मोटाई। ठीक है, तो उससे सॉल्व करेंगे तो 135 जूल पर सेकेंड आएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर की 20 ग्राम बर्फ को
10 डिग्री सेल्सियस पर के 40 ग्राम बर्फ में मिलाया जाता है तो ताप होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है, एम आई यानी मास ऑफ आइस इक्वल टू माइनस क्यू आई यानी टेम्परेचर ऑफ आइस बाई 2 प्लस 80 प्लस टी इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू क्यू डब्ल्यू यानी टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी कितना आ जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस, और -20 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इसीलिए क्या लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त है। ठीक है, एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त है। वह कौन सा थर्मामीटर है, वाष्प दाब थर्मामीटर, पारा का थर्मामीटर, या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, या गैस थर्मामीटर। तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 या 3, 4 या 5। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा एवं कोण तीनों खींच सकते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर से क्या, क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा और तथा कोण तीनों खींच सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल तथा प्रोटेक्टर का कार्य एक साथ पूरा करता है। मिनी ड्राफ्टर क्या करता है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल तथा प्रोटेक्टर का कार्य एक साथ पूरा करता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण मापने के लिए, कोण मापने में किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टर का उपयोग किस में किया जाता है, कोण मापने में किया जाता है। मिनी ड्राफ्टर किस प्रकार का उपकरण का कार्य नहीं कर सकता है, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, कंपास या स्केल। तो मिनी ड्राफ्टर किस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है, कंपास। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर कंपास का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर क्या, कंपास का कार्य नहीं कर सकता है। मिनी ड्राफ्टर टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल का कार्य करता है। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल का कार्य करता है। कंपास 2 प्रकार के होते हैं, बड़ा और छोटा कंपास। ठीक है, कंपास कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, बड़ा और छोटा कंपास। कंपास का प्रयोग वृत्त खींचने में किया जाता है। ठीक है, कंपास का प्रयोग वृत्त खींचने में किया जाता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग किस को मापने में होता है, रेडियन में कोण को, मिनट में कोण को, डिग्री में कोण को या फिर रेखीय नाप को। तो प्रोटेक्टर का प्रयोग किस को मापने के लिए करते हैं, डिग्री में कोण को। ठीक है, प्रोटेक्टर का उपयोग किस रूप में मापने में करते हैं, डिग्री के कोण को। प्रोटेक्टर का प्रयोग डिग्री में कोण मापने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग डिग्री में कोण मापने के लिए किया जाता है। यह पारदर्शक मटेरियल का बना होता है, यह पारदर्शक मटेरियल का बना होता है। इसके चारों ओर कोण का माप दर्शाया रहता है, इसके चारों ओर कोण का माप दर्शाया रहता है। यह वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, यह वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार दोनों प्रकार का होता है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक कठोर पेंसिल है, 4H, HB या फिर 2B, 9H। तो कौन सा सबसे कठोर है, 9H। सबसे कठोर पेंसिल 9H होता है। ठीक है, सबसे कठोर पेंसिल क्या होता है, 9H होता है। सबसे नर्म पेंसिल 2B होता है। मध्य पेंसिल 3H, 2H, H, HB, B होता है। पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे कठोर पेंसिल क्या हो गया, 9H। सबसे नर्म पेंसिल क्या हो गया, 2B। और मध्यम पेंसिल कौन सा हो गया, 3H, 2H, H, HB, B। और पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है। टाइटल ब्लॉक का माप डैश mm गुना डैश mm होता है। ठीक है, टाइटल ब्लॉक का माप क्या होता है, 25 गुने 10 mm या फिर 100 गुने 25 mm या 60 गुने 180 mm, 65 गुना 185 mm। तो टाइटल ब्लॉक का माप कितना होता है, 65 गुने 185 mm। ठीक है, 65 गुना 185 mm। टाइटल ब्लॉक का माप 65 mm गुने 185 mm होता है।
टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के नीचे दाएं तरफ रहता है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के नीचे दाएं तरफ रहता है। ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक का बहुत महत्व होता है। ठीक है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक का बहुत महत्व होता है। टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग के बारे में जानकारी दी जाती है। टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग के बारे में जानकारी दी जाती